आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मोंटे कार्लो सिमुलेशन। हम इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। इसको तो थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हम सिंपल प्रॉब्लम्स इसके जो होती हैं मोंटे कार्लो सिमुलेशन की उसको डिस्कस करेंगे। ये जो एरिया एस्टिमेशन लिखा होना ये वाली प्रॉब्लम्स मैं आगे जाके अगले लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा, तो लाजमी देखिएगा। मैंने तकरीबन मोंटे कार्लो सिमुलेशन पे 4 से 5 वीडियो मैं बनाऊंगा इस पे, और आप लोग वो लाजमी देखिएगा चारों जितनी भी वीडियोस होंगी मोंटे कार्लो सिमुलेशन की, बिकॉज क्योंकि हर लेक्चर के अंदर कुछ ना कुछ न्यू कंसेप्ट है। आपने देखा भी होगा जो लोग पहले मेरी प्लेलिस्ट से लेक्चर ले रहे हैं मेरे चैनल से और की प्लेलिस्ट जो देख रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि मैंने अगर एक टॉपिक के ऊपर 3-4 वीडियो बनाई है तो उनमें कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें हैं, एक दूसरे से अलग चीज़ है, कह सकते हैं। लाइक मतलब कि ये नहीं कि मैं इस तरह नहीं वीडियो बनाता कि लाइक कि एक कॉन्सेप्ट है वो तो चलो दे दिया मैंने और देन दूसरे लेक्चर में मैंने वही डिस्कस कर रहा हूँ। नहीं, दूसरा लेक्चर अगर मैंने रिकॉर्ड किया तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिस वजह से मैंने वो लेक्चर रिकॉर्ड किया। वरना आप एक वीडियो देख लें। अब मैं मोंटे कार्लो सिमुलेशन की एक वीडियो में बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता दिया, हर प्रॉब्लम पे वही कॉन्सेप्ट लगना है, तो मैं इस पे 3-4 लेक्चर बना दूँ तो उसका फ़ायदा नहीं है। मैं इस पे अगर 3-4 लेक्चर बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैंने उन हर लेक्चर के अंदर ना कुछ कोई यूनिक पॉइंट होगा जिस वजह से मैंने वो लेक्चर बनाया, वरना मैं बनाता नहीं। क्योंकि एक अगर सेम ही कॉन्सेप्ट हर प्रॉब्लम पे लग सकता है तो उसका एक ही लेक्चर काफ़ी होता है। तो मेरा ये नहीं है कि अगर मैंने बनाया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसका अंदर कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ है, वो पिछले वाली प्रॉब्लम से अलग है। लाइक अगर मैं मोंटे कार्लो सिमुलेशन पे 5 वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब पाँचों के पाँचों वीडियोस के अंदर ना कुछ न्यू चीज़ है। तो डिस्कस करते हैं आज का लेक्चर जिसमें हम प्रॉब्लम देख रहे हैं मोंटे कार्लो सिमुलेशन। ठीक है, रैंडम नंबर्स आपको इसमें दिए होते हैं। इसमें दरअसल ये सिंपल प्रॉब्लम है, तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ सिंगल सर्वर क्यूइंग मॉडल हैविंग इंटर अराइवल एंड सर्विस टाइम्स कॉन्स्टेंटली 1.4 minutes and 3 minutes respectively, explain discrete simulation technique taking 10 minutes as the simulation period. Find from this average waiting time and percentage of idle time of the facility of a customer. Assume that initially the system is empty and the first customer arrives at the time t is equal to 0. इन शॉर्ट ये कह रहा है कि हमने एक सिंगल सर्वर क्यूइंग मॉडल बनाना है जिसमें क्या होगा कि 0 से लेकर 10 मिनट्स तक की ड्यूरेशन होगी। ओके, और इंटर अराइवल का मतलब है कि हमारा जो पर्सन आएगा ना, मतलब कि हमने क्यू के अंदर कब एंटर होना है, वो हम एंटर हो रहे हैं 0 से, क्योंकि उसने कहा कि अज्यूम करें एम्प्टी है कोई, मतलब कि आप ये एग्जांपल ले सकते हैं कि एक क्यू है उसके अंदर कोई पर्सन अभी एंटर नहीं हुआ। एंटर होगा तो वो 0 टाइम पे एंटर होगा, और बाकी जो पर्सन मतलब कि लोग उसके पीछे एंटर होंगे उस क्यू के अंदर वो 1.4 मिनट के डिफरेंस के साथ आएंगे। लाइक यानी कि इसने कहा है इंटर अराइवल टाइम जो कि 1.4 मिनट। इसका मतलब ये है कि अगर एक बंदा आया 0 टाइम पे तो दूसरा बंदा आएगा 1.4 टाइम पे, तीसरा बंदा कब आएगा 1.4 के अंदर 1.4 ऐड करते हैं विच इज इक्वल टू 2.8, तो 2.8 टाइम पे 2.8 मिनट पे थर्ड पर्सन हमारा एंटर हो जाएगा क्यू के अंदर। ठीक हो गया। और ये जो सर्विस टाइम है ना, ये कह रहा है, ये बता रहा है कि एक पर्सन को सर्विस में जो टाइम लग रहा है वो है 3 मिनट्स। यानी कि अगर पर्सन 1 जो है वो 0 मिनट पे एंटर हुआ था, 0 मिनट्स पे एंटर हो गया क्यू में, उसको जो उसका जो सर्विस टाइम है वो है 3 मिनट। इसका मतलब ये है कि जैसे ही 3 मिनट्स हो जाएंगे वो क्यू से बाहर चला जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी लेके जा सकते हैं कि आप एक मूवी की टिकट्स बाय करने के लिए आप एक सिनेमा क्यू में लगे हुए हैं, जहाँ पे एक पर्सन आए 0 पे, उसको मतलब कि वो पर्सन टिकट्स खरीदने में उसको मतलब कि जो भी स्नैक्स वगैरह उसने खरीदने हैं। ज़ाहिर बात है, अगर आपने देखा होगा कि क्यू में लगते हैं, लाइन लगती है ना, लाइन को हम क्यू ही कहते हैं कि एंटर हुआ एक पर्सन, उसने टिकट लेनी है, वो बात वगैरह कर रहा है कि टिकट चाहिए, इसके अलावा उसको स्नैक्स वगैरह अगर उसने लेना है तो वो उधर ही खड़ा होकर उसी टाइम सारा कुछ खरीदेगा। देन उसके बाद जब वो उसके सारी चीज़ें मिल जाएंगी वो क्यू को लीव कर जाता है। ठीक हो गया। वही सीन यहाँ पे कि एक पर्सन आया, एंटर हुआ, उसने टिकट्स बाय करनी है, तो वो 0 टाइम पे आया क्यू के अंदर, तो वो
जो मतलब कि हम स्टाफ है वो उसको अकोमोडेट कर रहा है, तो उनको 3 मिनट से लगेंगे उसको मतलब कि उसकी क्यूरीज वगैरह सारा कुछ टिकट वगैरह उसको हैंड ओवर करने में, तो 3 मिनट्स का टाइम लगेगा। ठीक हो गया। जबकि 1.4 मिनट्स के बाद अगर वो जीरो पे आया तो 1.4 मिनट के बाद वो नेक्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्यू के अंदर एंटर हो जाएगा, बट वो वेटिंग में होगा क्योंकि पर्सन वन अभी चल रहा है, उसके मतलब कि क्यूरीज को रिजोल्व किया जा रहा है, उसके मतलब कि जो भी है वो चाहता है टिकट्स, कितनी टिकट्स चाहता है, स्नैक्स वगैरह, उन सब के वो सारी प्रॉब्लम्स को डील किया जा रहा है। 1.4 मिनट्स के एक गुजरे हैं तो उसके बाद एक और पर्सन आ जाएगा हमारे क्यू के अंदर, थर्ड पर्सन आ गया। जैसे 3 मिनट हो गए इसका मतलब पर्सन वन को सारे टिकट्स वगैरह उसके जो भी क्यूरीज वगैरह जो भी उसको चाहिए थी वो मिल गया, वो लीव कर गया। देन पर्सन टू आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का मैंने मेन पॉइंट आपको वो समझा दिया। अब इसको हम देख लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करें। ठीक हो गया। 10 मिनट्स की ड्यूरेशन है, यानी कि 0 से 10 मिनट तक हमारा ड्यूरेशन है इसको हमने, और हमें बता दिया गया कि 0 से हमने स्टार्ट होना और 1.4 मिनट्स के गैप के साथ हमारे पास न्यू कस्टमर्स आते जाएंगे, न्यू पर्सन एंटर होते जाएंगे और 3 मिनट्स के इंटरवल के साथ लीव करते जाएंगे। अब इस तरह की प्रॉब्लम क्या आता है, ये मोंटे कार्लो सिमुलेशन या यहाँ पे लिखा भी है, उसने कहा कि सिर्फ आपने यहाँ पे लिखा था फाइंड द एवरेज वेटिंग है कस्टमर, यहाँ पे लिखा हुआ था सिमुलेट करना है। हाँ, एक्सप्लेन डिस्क्रीट, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रीट सिमुलेशन टेक्निक। ठीक हो गया। इसका क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा कि वो कह देगा कि सिमुलेशन टेक्निक, डिस्क्रीट सिमुलेशन टेक्निक यूज करते हुए आपने इस चीज को बनाना है। अब इसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए मैंने 2 लेक्चर रखे हैं, एक आज का लेक्चर और एक इसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। उसमें ये तो चलो इजी था, उसमें वो भी इजी है, बट उस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है तो वो लाजमी देखिएगा। उसके बाद जो 3 लेक्चर्स होंगे वो मैं 3 या 4 लेक्चर्स होंगे वो एरिया एस्टिमेशन वाले प्रॉब्लम्स पे कराऊंगा कि मोंटे कार्लो सिमुलेशन के जरिए हम एरिया एस्टिमेशन किस तरीके से करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बल्कि ये पांचों के पांचों या 6 जितने भी लेक्चर्स अपलोड होंगे मोंटे कार्लो के, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इवन के जो प्लेलिस्ट के अंदर सारे लेक्चर है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर दिया कि अगर मैंने एक टॉपिक के लाइक अगर आपने देखा हंगेरियन मेथड या हंगेरियन मेथड भी कहते हैं उसको, उसके मैंने 3 या 4 लेक्चर अपलोड किए थे, 3 लेक्चर थे आई थिंक, केस 1 केस 2 केस 3 के नाम से। उन तीनों केसेस के अंदर, उन तीनों वीडियोस के अंदर मैंने कुछ ना कुछ डिफरेंस था तो मैंने अपलोड किया था, और जिन्होंने देखा होगा उनको पता भी होगा कि किस वजह से मैंने अलग अलग वीडियो बनाई। अगर सेम मेथड, अगर सेम टेक्निक होती तो मेरे एक लेक्चर ही काफ़ी होता है उस चीज़ के लिए। अगर मैंने कोई लेक्चर्स एक टॉपिक पे 3-4 या एक से ज़्यादा वीडियो अपलोड किया, इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा ये ठीक है, ये हमारा टाइम है जो कि हमने क्या कहा था कि 0 से हमने स्टार्ट होना है और एंड हमने करना है 10 पे। ठीक हो गया। तो ये खैर डायरेक्ट हम यहाँ पे 10 तो नहीं लिख सकते, 1 बाय 1 चलेगा। 0 से हमने स्टार्ट होना है। ठीक हो गया। 0 पे पहला पर्सन, ये इवेंट अराइवल हमने ARR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डिपार्चर हम DEP डेप्थ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक हो गया। और कस्टमर नंबर हम यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं कि कौन सा कस्टमर कब आया और कब लीव करके जा रहा है। और वेटिंग टाइम होता है कि जिस तरह मैंने अभी आपको बताया नहीं था कि एक कस्टमर 1 आ गया है 0 टाइम पे, वो अपने टिकट्स वगैरह बाय कर रहा है, स्नैक्स वगैरह ले रहा है, और 1.4 मिनट्स के डिफरेंस के साथ, मतलब के इंटरवल के साथ टाइम गुजरने के बाद सेकंड पर्सन हमारा क्यू के अंदर एंटर हो गया, और जाहिर बात है कस्टमर 1 के अभी क्यूरीज को सोल्व किया जा रहा है, तो वो जो कस्टमर 2 है वो वेटिंग टाइम पे होगा, और कब कितना वेट करेगा तो वो भी हमने साथ साथ ट्रैक करना होता है। ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर में ये सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। पहला पर्सन आया 0.0 टाइम पे। ठीक हो गया। अराइवल हो गया, कस्टमर नंबर 1 था। ठीक हो गया। वेटिंग टाइम, जारी बात है पहले कस्टमर को वेट थोड़ी करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास क्या है कि उसने क्वेश्चन में कहा था कि 1.4 टाइम के इंटरवल के साथ इंटर अराइवल टाइम उसने क्या कहा था कि 1.4 है। ये आप देख सकते हैं 1.4 है, और सर्विस टाइम उसने कहा है 3 मिनट्स। ठीक हो गया। तो 0.0 के अंदर 1.4 ऐड किया तो विच इज इक्वल टू 1.4, यानी कि 1.4 टाइम पे 1.4 लिखा हमने। सेकंड कस्टमर अराइवल हो गया उसका, सेकंड कस्टमर का। ठीक हो गया। वेटिंग टाइम अभी भी डैश है इसका ना, हम वेटिंग टाइम तब कैलकुलेट करेंगे जब एक पर्सन लीव करके जा रहा है ना क्यों, उस टाइम हम अपना वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया।
तो बताते हैं 1.4 के अंदर हमने क्या किया, 1.4 ऐड कर दिया विच इज इक्वल टू 2.8। 2.8 पे थर्ड कस्टमर जो था वो हमारा अराइव हो गया, अराइवल हो गया उसका, थर्ड पर्सन हमारा क्यू के अंदर एंटर हो गया। देन 2.8 के अंदर हम ऐड करेंगे 1.4 विच इज इक्वल टू 4.2। 4.2 पे हमारा फोर्थ कस्टमर अराइवल, उसका अराइवल हो गया फोर्थ कस्टमर का, यानी कि एंटर हो गया हमारी क्यू के अंदर। बट आपने देखा था, मैंने आपको बताया भी था कि एक पर्सन को जो सर्विस टाइम लगेगा ना एक पर्सन का, वो है 3 मिनट्स। इसका मतलब एक पर्सन जो जीरो टाइम पे एंटर हुआ, यानी कि कस्टमर 1 जीरो टाइम पे एंटर हुआ, वो उसको हम जो स्टाफ है ना वो उसकी क्वेरीज को सॉल्व कर रहा है। तो उनमें जो उस सर्विस में जो टाइम लगा है वो 3 मिनट्स है, यानी कि वो अगर कस्टमर 1 0.0 पे एंटर हुआ था तो वो लीव कब करेगा, इस 0.0 के अंदर हम 3 ऐड कर देंगे विच इज इक्वल टू 3.0। तो हमारा मतलब ये है कि 3 जब 3 मिनट्स हो जाएंगे ना कस्टमर 1 को, वो डिपार्चर का जाएगा, लीव का जाएगा क्यू को। तो वो ये देखें 2.8 के बाद हम 3 आ जाएगा, 3 हमने लिखा और उस पर हमने क्या किया कि डिपार्चर हो रहा है किसका, यानी कि कौन सा कस्टमर लीव करके जा रहा है, कस्टमर 1 हमारा क्यू को लीव करके जा रहा है। तो जब क्यू को लीव करके जा रहा है, मैंने आपको कहा था कि जब क्यू लीव हो जाएगी यानी कि कस्टमर 1 की सारी क्यूरीज वगैरह सोल्व होगी, वो अब क्यू से बाहर जा रहा है, क्यू से बाहर जाएगा, जाहिर बात है अब कस्टमर 2 की बारी आ जाएगी सर्विस की। और ठीक हो गया, अब कस्टमर 2 की क्यूरीज को हम स्टाफ रिजोल्व करा होगा, सिनेमा स्टाफ जो है उसकी टिकट्स वगैरह स्नैक्स वगैरह जो भी क्यूरीज वगैरह उसको रिजोल्व करा होगा, और उसको भी जाहिर बात है कितने मिनट्स लगेंगे, 3 मिनट्स का सर्विस टाइम है, कॉन्स्टेंट रखा हुआ उन्होंने। ओके हो गया। अब जब एक पर्सन लीव करके जा, यानी कि कस्टमर 1 लीव करके जा रहा है, अब कस्टमर 2 की बारी आई है, अब कस्टमर 2 की बारी है, लेकिन कस्टमर 2 तो देखें कि 1.4 मिनट्स पे एंटर हो गया था, बट उसकी बारी कब आई है, 3 मिनट्स के बाद, यानी कि 3 मिनट पे जब वो लीव कर गया कस्टमर 1, तब कस्टमर 2 की बारी आई है कि उसकी क्यूरीज को सुना जाए। तो अब हम वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे, या वेटिंग टाइम क्या है, कस्टमर 2 को कितना टाइम वेट करना पड़ा है कि जब तक उसकी बारी नहीं आई। तो वो क्या होता है कि जब एक कस्टमर 1 लीव करके जा रहा है, जो कि 3 मिनट्स पे लीव करके जा रहा था, तो 3 माइनस ये 3 मैंने माइनस कर दिया, कस्टमर 2 कब अराइव हुआ था 1.4 पे, तो 1.4 माइनस 3 में से 1.4 माइनस किया विच इज इक्वल टू 1.6 मिनट, यानी कि ये कस्टमर 2 को 1.6 मिनट वेट करना पड़ा है, यानी कि जब वो क्यू में एंटर हो गया था 1.6 मिनट्स के बाद जाके उसकी बारी आई है कि उसकी क्यूरीज वगैरह को सुना जाए कि वो टिकट वगैरह बाय करे, अपने स्नैक्स जो भी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मिस्टेक जो लोग करते हैं ना वो ये है कि यहाँ पे जब 3 लिख दिया ना, तो वो क्या कहते हैं 3 के साथ इंटरवल स्टार्ट कर देते हैं। लाइक उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था कि 1.4 मिनट्स के साथ कस्टमर ऐड होते जाएंगे, आते जाएंगे, क्यू के अंदर एंटर होते जाएंगे। तो वो क्या कहते हैं कि 2.8 के बाद 3.0 है, तो 3.0 के अंदर 1.4 ऐड करके लिख देंगे 4.4। 4.4 पे कस्टमर 4 अराइव हो रहा है, बल्कि ऐसा नहीं, यहाँ से सारा गलत हो जाता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज गलत होगी, ये बात है यहाँ पे अगर 4.4 लिख दिया तो नीचे वाला टाइम सारा गलत हो जाएगा, तो कांटा लगेगा सीधा। उसने कहा था कि 1.4 के गैप के साथ साथ एंटर होते जाएंगे, जब एक पर्सन एंटर हुआ है ना उसके बाद 1.4 मिनट्स के बाद दूसरा पर्सन ऐड हो जाएगा, जब दूसरा पर्सन ऐड हुआ है एंटर हुआ है तो 1.4 मिनट्स के बाद तीसरा आ जाएगा। डिपार्चर का उन्होंने अलग से दिया हुआ था कि 0.0 पे आया तो वो बीच में लीव करके जाएगा। ठीक हो गया। तो हमने 2.8 के अंदर 1.4 ऐड करना है विच इज इक्वल टू 4.2, और 4.2 पे हमारा कस्टमर 4 अराइवल हुआ है। ठीक हो गया। सिर्फ हमने ये देखें, यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं कि अराइवल हुआ, डिपार्चर आ गया ना बीच में, तो आपने डिपार्चर वाली रो के अंदर रो के इग्नोर करना है और 1.4 ऐड करना है जो लास्ट आपका रिसेंटली अराइवल हुआ है ना उसके अंदर। तो जो था 2.8 प्लस किया 1.4 विच इज इक्वल टू 4.2, यहाँ पे 4.2 पे हमारा कस्टमर 4 एंटर हो गया क्यू के अंदर। ठीक हो गया। 4.2 के अंदर हमने 1.4 दोबारा ऐड किया विच इज इक्वल टू 5.6। 5.6 पे हमारा कस्टमर 5 एंटर हो गया। अब 5 एंटर हो गया तो 5.6 के अंदर मैंने किया 1.4 ऐड विच इज इक्वल टू 7। 7 पे हमारा क्या हुआ, हमारा कस्टमर जो 6 है ना वो एंटर हो गया। बट देखिए आपने साथ साथ ये भी देखते रहना कि यानी कि 3 जिस तरह 1.4 के साथ एंटर हो रहे हैं ना क्यू के अंदर, इसी तरीके से 3 मिनट्स के डिफरेंस के साथ हमारे क्यू जो पर्सन है वो क्यू से बाहर भी नहीं कर रहे हैं।
तो क्यू से बाहर क्या एक अगर पर्सन हमारा ये देखेंगे 0 पे आया था तो वो 3 मिनट्स के बाद क्यू को लीव कर गया, तो 3 मिनट के अंदर 3 + 3 कर देंगे विच इज इक्वल टू 6 मिनट। 6 मिनट पे हमारा सेकंड कस्टमर लीव कर जाएगा। ये देखें यहाँ पे 6 मिनट है, डिपार्चर हो रहा है किसका, कस्टमर 2 का, क्योंकि कस्टमर 2 मैंने आपको कहा था कस्टमर 1 की जब क्यूरीज वगैरह सॉल्व हो गए तो वो चला गया। देन हमारा कस्टमर 2 की बारी आ गई कि उसकी क्यूरीज वगैरह को सुना जाए। तो कस्टमर 2 की जब क्यूरीज वगैरह को सुना गया है, मतलब कि जब उसको 3 मिनट्स के अंदर उसकी क्यूरीज वगैरह को रिजोल्व कर दिया, अब वो लीव कर गया। 6 मिनट पे जब टाइम 6 मिनट हो गए थे ना, तो तब वो डिपार्चर कर गया था, यानी कि लीव कर गया। अब लीव कर गया, जारी बात है इससे पहले जो कस्टमर 3 खड़ा था उसको कितना टाइम वेट करना पड़ा, यही 6 मिनट्स पे वो लीव करके जा रहा है कस्टमर 2। 6 मिनट माइनस कितने पे उसका अराइवल हुआ था तो कस्टमर 3 का, जो कि था 2.8, तो 6.00 माइनस 2.8 विच इज इक्वल टू 3.2। इसका मतलब ये है कि कस्टमर 3 को जब वो क्यू के अंदर एंटर हुआ था उसको 3.2 मिनट वेट करना पड़ा है कि उसके 3.2 मिनट्स के बाद उसकी बारी आई है कि उसकी क्यूरीज वगैरह को सुना जाए। अब कस्टमर 3 की क्यूरीज वगैरह को सुना जा रहा है, तो ये कब लीव करेगा, यानी कि 6 के अंदर जब हम 3 ऐड करेंगे विच इज इक्वल टू 9, जब हमारे 9 मिनट्स हो जाएंगे तो कस्टमर 3 भी लीव कर देगा, फिर कस्टमर 4 की बारी आएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये आपको चीज़ को समझ आ गया होगी कि सिर्फ अराइवल टाइम के अंदर हमने 1.4 ऐड करना होता है और डिपार्चर के अंदर 3 ऐड करना है। तो 7 पे हमारा कस्टमर 6 आ गया था, 7 के अंदर 1.4 ऐड किया विच इज इक्वल टू 8.4, तो हमारा कस्टमर 7 का अराइवल हो गया था। अब 8.4 के अंदर हम 1.4 ऐड करेंगे तो विच इज इक्वल टू 9.8। 9.8 पे हमारा कस्टमर 8 अराइवल हो गया था। ठीक हो गया। अब 9.8 से पहले आप देखें तो 9 आ रहा है, क्योंकि 0 पे अराइवल हुआ, 3 पे डिपार्चर हुआ था 3 दिन के डिफरेंस के साथ, तो 6 पे डिपार्चर हुआ था। अब 9 पे डिपार्चर होगा किसका, कस्टमर 3 का। कस्टमर 3 हमारा लीव कर गया, कस्टमर 4 को कितना वेट करना पड़ा, 9.00 माइनस कस्टमर 3 का अराइवल टाइम गया था, जो कि था हमारे पास सॉरी कस्टमर 4 का निकाल रहे हैं ना, कस्टमर 4 का अराइवल टाइम क्या था 4.2, यानी कि कस्टमर 3 का डिपार्चर टाइम 9 है, माइनस कर देना कस्टमर 4 का अराइवल टाइम विच इज इक्वल टू 4.2 विच इज, तो हमारे पास आ गया 4.8 मिनट। तो ये यहाँ पे कैलकुलेट भी किया, यानी कि जिस कस्टमर का हमने वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना ना, उसका हमने अराइवल टाइम लेना और उससे जो प्रीवियस वाला जो कस्टमर था उसका डिपार्चर टाइम लेना। तो ये देखिए कस्टमर 4 का हम कैलकुलेट करें वेटिंग टाइम, तो जो कि बराबर होगा कस्टमर 3 के डिपार्चर टाइम माइनस कस्टमर 4 के अराइवल टाइम के। ठीक हो गया, ओके हो गया। और ये 8.4 में हमने 1.4 ऐड किया विच इज 9.8, तो हमारा कस्टमर 8 का अराइवल हो गया। बट आगे जाके 10 पे हमने रोक दिया। अब ये किस तरीके होगा, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में कहा था कि आपने सिर्फ सिमुलेशन 10 मिनट्स तक कंटिन्यू करनी है। अगर आप ये देखें ना, ये लाइन सिमुलेशन पीरियड उसने कहा 10 मिनट है और स्टार्ट हमने करना था 0 से। इसका मतलब हम 0 से स्टार्ट हो गए, 10 मिनट्स तक हमारी क्यू चलेगी बस। 10 पे जाके हमने क्यू को एंड कर देना है। तो ये देखेंगे 10 पे हमारा एंड हो गया, गिवन टाइम हमारा, मतलब कि आप कह सकते हैं कि सिनेमा जो था उसका एंडिंग टाइम था, खत्म हो गया। या आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी जो टिकट थी वो खत्म हो गई है। तो जाहिर बात है क्यू के अंदर जो पर्सन होंगे जो बाकी एंटर हुए होंगे उनको लीव करना पड़ेगा विदाउट टिकट्स। तो फिर हम उनका बस वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि बराबर होगा 10, यानी कि कस्टमर 5 का हम वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि क्यू एंड हो गया तो हमने सिर्फ अब 10 से ही कैलकुलेट करना है हर किसी का टाइम, वेटिंग टाइम, क्योंकि बस वो अब लीव करके जा रहे हैं, यानी कि टिकट्स खत्म हो गई हैं। 3 कस्टमर्स को टिकट्स मिल गई हैं, बाकी जो टिकट्स थी वो सारी, मतलब कि सिर्फ 3 ही टिकट्स थी, वो पहले 3 कस्टमर्स को मिल गई हैं। और तो बाकी जाहिर बात है जितने कस्टमर्स रह गए हैं उन सबको लीव करना पड़ेगा, क्यू खाली करनी पड़ेगी। तो वो यहाँ पे आप किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि 10 माइनस कस्टमर 5 का हम वेटिंग टाइम कैलकुलेट करें तो 10 माइनस कस्टमर 5 का अराइवल टाइम क्या था, जो कि 5.6 था। तो 4.4 मिनट वेट करना पड़ा कस्टमर 5 को। कस्टमर 6 को कितना करना पड़ा कि 10 माइनस कस्टमर 6 का अराइवल टाइम था, जो कि 7 था। तो 7 माइनस किया 10 में से, तो हमारे पास 3 मिनट्स कस्टमर 6 को लगे। इसी तरीके से कस्टमर 7 को हमारे पास लगा 1.6, उसको वेट करना पड़ा। और कस्टमर 8 को 0.2 मिनट वेट करना पड़ा। क्यों इसको क्यों सबसे ज़्यादा कम वेट करना पड़ा, क्योंकि कस्टमर 8 हमारा अभी तो आया था, तो 10 मिनट पे वैसे ही ख़त्म होगी चीज़, तो उनको वैसे ही निकाल दिया, क्योंकि टिकट्स भी खत्म हो गई थी और सिनेमा का टाइम भी आउट हो गया था। या आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ 10 मिनट तक हम रहेंगे, 10 मिनट के अंदर, यानी कि आप 10 मिनट रह गए सिनेमा बंद हो जाएगा। यानी कि जब बंद हो गया तो जितनी टिकट्स इसमें हम बेच देंगे, ठीक है, बाकी जितने मतलब 10 मिनट के बाद हम बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, टिकट्स नहीं देंगे।
ये सीन आप समझ लें, ठीक हो गया। तो ये 10 मिनट्स हो गए, तो 10 मिनट्स में सिर्फ और सिर्फ 3 कस्टमर को टिकट मिली, क्योंकि कस्टमर 1 का डिपार्चर हुआ, कस्टमर 2 का हुआ, कस्टमर 3 का। इसका मतलब 3 मिनट्स को तीनों का टिकट्स मिल गया। और कस्टमर फोन की अभी बात सुनी जा रही थी, लेकिन टाइम खत्म हो गया, छुट्टी का टाइम हो गया, तो इसलिए वो बंद करके जा रहे हैं। तो बाकी जितने भी कस्टमर, उनको अकोमोडेट नहीं किया गया, सर्विस टाइम जोन करने लगा, सिर्फ वेटिंग ही करना पड़ा। तो ये हमने इस वजह से यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो ये था एक सिंपल सा प्रॉब्लम। और यहाँ पे हमने उसने कहा भी था कि फाइंड फ्रॉम दिस एवरेज वेटिंग टाइम, हमने एवरेज वेटिंग टाइम निकालना था। एवरेज वेटिंग टाइम क्या है, ये जो हमने ये टाइम निकाला है ना 1.6 हर कस्टमर का, 1.6, 3.2, 4.8, 4.4, इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 10 कर देना। यहाँ पे ना ये मिस्टेक है स्लाइटली, यहाँ पे मिस्टेक है। वो ये है कि यहाँ पे इसने मैंने ना गलती से अराइवल टाइम को लिख दिया है, ठीक हो गया। दरअसल हमने ये लेना था। तो ये आप 1.6 प्लस 3.2, 4.8 और 4.4, 3.0, 1.6 और 0.2 का ऐड करेंगे, तो और जब डिवाइड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब के यानी कि इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 7 करेंगे, तो आपके पास 2.7 ही आंसर आएगा, ठीक हो गया। ये चीज़ मैंने सही लिख दी थी, ये सारा कुछ मैंने सही किया था। बट यहाँ पे ये जो इससे ऊपर ये जो मैंने 7 नॉमिनेटर के अंदर वैल्यूज लिखी ना, ये मैंने गलती से यहाँ पे ना ये नोट डाउन कर दिया था। ओके, तो यहाँ से आप एवरेज टाइम निकालेंगे। दूसरा उसने कहा था कि आइडियल परसेंटेज ऑफ द आइडियल टाइम ऑफ द फैसिलिटी ऑफ द कस्टमर। आइडियल टाइम का मतलब होता है कि आपके जो स्टाफ है वो कितनी देर के लिए फ्री बैठा रहा है। तो आप ये देखें कि ऐसा कोई टाइम ही नहीं आया जिसमें वो फ्री बैठा रहा हो आपका स्टाफ, जो कि यानी कि यहाँ पे देखें कि एक कस्टमर आया, उसको ही वो आपका स्टाफ जो है वो अकोमोडेट करने लग गया। जैसे वो लीव कर गया कस्टमर 2, तो सॉरी कस्टमर 1 लीव कर गया तो कस्टमर 2 की बारी आ गई है, कस्टमर 2 लीव कर गया तो कस्टमर 3 की बारी आ गई है, कस्टमर 3 लीव कर गया तो कस्टमर 4 का सुन रहे थे, टाइम पूरा हो गया, खत्म हो गया। यानी कि कोई ऐसी स्टेज आई है जहाँ पे आपका स्टाफ आइडियल रहा है, नहीं ना आई। तो इस वजह से वही है, अगर कहीं पे ऐसे आ जाते कि आइडियल रहा है, तो आपने क्या करना है, सम ऑफ आइडियल टाइम ऑफ अ सर्वर डिवाइड बाय टोटल टाइम था 10, और आइडियल टाइम इसमें हमारा क्या आ रहा है 0/10 विच इज इक्वल टू 0, और वही हमारा आंसर है, ठीक होगा। मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो वो परसेंटेज में आ जाएगा, 0% हमारा आइडियल रहा है। अगर फर्स्ट करेंगे, अगर ये होता कि आपको वो कह देता क्वेश्चन के अंदर कि हमने हमारा टाइम जो है ना वो सिनेमा मतलब स्टार्ट हो जाएगा 0.0 से, टाइम 0 से स्टार्ट हो गया, बट पहला कस्टमर अराइव हो रहा है 1.4 पे। यानी कि इसमें तो ये था ना कि आपने स्टार्ट फर्स्ट कस्टमर उसने कह दिया था यहाँ पे ये देखे ना, ये वाली लाइन अगर आप पढ़े, उसने कहा फर्स्ट कस्टमर जो आपका अराइव होगा वो टाइम 0 पे हो रहा है। अगर फर्स्ट करेंगे यहाँ पे वो कहता था टाइम 1.4 पे हो रहा है, लेकिन आपका स्टार्टिंग टाइम तो 0 से था, तो 1.4 पे हो रहा है। इसका मतलब आपका जो स्टाफ है वो आइडियल रहा है, फ्री रहा है कितने मिनट, 1.4 माइनस 0.0 विच इज इक्वल टू 1.4 आ जाता। तो 1.4, और इसी तरीके से अगर कहीं और भी आइडियल रह रहा होता तो उन सबको ऐड करके डिवाइड बाय हमने 10 कर देना टोटल टाइम, तो हमारे पास एक रेशियो आ जाती है। रेशियो का मल्टीप्लाई 100 कर देता तो हमारे पास परसेंटेज आ जाती है कि कितने आइडियल टाइम हमारा जो स्टाफ है या सर्वर है वो आइडियल रहा है, ठीक हो गया। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसी तरह का ये तो था सिंपल यानी कि डिस्क्रीट सिमुलेशन टेक्निक का। इसके अलावा एक और होता है कि जिसमें वो आपको प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, उसकी बेस पे आपने सॉल्व करना होता है। मोंटे कार्लो सिमुलेशन लगाना, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। उसके बाद हमारे पास जो बाकी लेक्चर्स होंगे वो होंगे एरिया एस्टिमेशन के, जिसमें इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि आपको इक्वेशन दे दी जाती है समटाइम्स। ये इक्वेशन दे दिया तो उससे इससे कहता है कि भैया आपने मोंटे कार्लो सैम्पलिंग लगा के इसका एस्टिमेटेड एरिया निकालना है। और समटाइम्स होता है कि आपको ये देखेंगे, ये तो इक्वेशन से हमने सर्कल वगैरह था ना, हमें पता था सर्कल, तो ये सारी चीज़ें मैं आगे जाकर डिस्कस करूंगा। समटाइम्स वो आपको ये इस तरह की इरेगुलर शेप दे देता है और क्या देता है कि इस लेक का एरिया निकालें बाय यूजिंग मोंटे कार्लो सैम्पलिंग एस्टिमेशन, ठीक हो गया। इस तरह के प्रॉब्लम हो गए। और इसके अलावा समटाइम्स वो आपको इंटेग्रल दे देता है, तो कहता है कि भैया इसका एरिया एस्टिमेट करें यूजिंग मोंटे कार्लो एक्सपेरिमेंट। तो ये सारे मैं चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा डिटेल में। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर मैं एक टॉपिक के ऊपर मल्टीपल वीडियोस बना रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक है, तो मैं बना रहा हूँ। अब जिस तरीके से ये जो लेक्चर होगा, जाहिर बात है ये इसके अंदर आपको इंटेग्रल दिया जाएगा। अगर आप ये कहेंगे इससे पिछले वाले से किस तरीके से डिफरेंस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये इरेगुलर शेप दी जाएगी, इसमें लेक दे दिया। अगर आप इसको देखेंगे ये पिछले वाले से किस तरह डिफरेंस है, तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको
ये क्वेश्चन दिया जाएगा कि ये आपको इक्वेशन दे दी है, इसको सॉल्व करें। ठीक है, इसके अंदर डायग्राम भी आपको नहीं दी, खुद आपने देखना था। ठीक हो गया। इस तरीके से मतलब कि है कि एरिया एस्टिमेशन वाले प्रॉब्लम, और ये जारी बात है, ये मैंने क्यू वाला डिटेल आपको बताया। अब इसमें आप देखें तो कहीं पे फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी का जिक्र तो नहीं ना है, लेकिन इसे जो नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा ना, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी की बेस पे, मतलब कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी हो, क्योंकि समटाइम्स आप अगर इस तरह प्रॉब्लम नहीं पूछा, डिस्क्रीट सिमुलेशन का नहीं पूछा, तो वो समटाइम्स आपको फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी देख के पूछ लेते हैं कि भाईजान ये मैप है, आप ये बताएंगे इसकी डिमांड कितनी होगी बाय यूजिंग मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन मेथड। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि एक सिनेरियो, इसमें और कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। तो लाजमी देखिएगा वीडियो। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे, प्लेलिस्ट मेरी अच्छी लगी है, तो सब्सक्राइब शेयर अपने करना दोस्तों के साथ, और लाइक लाजमी करना, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि आप लोगों को समझ भी आ रही है या नहीं आ रही। तो अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।